वेबिनार में जो और सबको सुसंध्या, क्योंकि ये मातृभाषा में वेबिनार है और हम आज डॉक्टर महेश ठाकुर से चंडीगढ़ में बाढ़ क्यों नहीं आती है सुनने वाले हैं। और ये एक तरह से मातृभाषा दिवस का हिस्सा है, जो कि हमारे डीन यूनिवर्सिटी इंस्ट्रक्शन ने हमें सूचना दी है कि हम कुछ ऐसा करें जिसमें हम अपने मातृभाषा को इस्तेमाल करते हुए विज्ञान का प्रचार करें। और मुझे बहुत खुशी है और मैं कृतज्ञ हूँ कि डॉक्टर महेश ठाकुर ने हमारी इस दरखास्त को कबूल किया और बड़े ही कम समय में उन्होंने ये एक प्रेजेंटेशन या वेबिनार कहिए, इसको तैयार किया है। मैं आप सबका स्वागत करता हूं और डॉक्टर महेश ठाकुर का स्वागत करता हूं और उनसे विनती करता हूं कि वो अपना आज का जो भूगर्वाणी पे जो प्रेजेंटेशन देने वाले हैं, चंडीगढ़ में बाढ़ क्यों नहीं आती है, वो शुरू करें। महेश प्लीज। धन्यवाद सर। सबसे पहले महेश, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। अभी सर आ रही है आवाज? हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल सर? अभी आवाज आ रही है? या तो मुझे नहीं आ रही। आगे 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 आगे। ओके सर, ओके ओके, थैंक यू। तो जो आज का विषय है वो बेसिकली वो इस चीज पे आधारित है कि चंडीगढ़ में बाढ़ क्यों नहीं आती। तो इसके कोई मुझे बता सकता है, कोई स्टूडेंट, कि चंडीगढ़ में बाढ़ क्यों नहीं आती? किसी को कोई अपने विचारों? आप सबके मन में ऐसे होगा जैसे पिछले साल भी ऐसा हुआ था कि रोपड़ में, आईआईटी रोपड़ में भी बाढ़ आई थी और वहां पे आईआईटी रोपड़ का जो कैंपस था वहां पर भी मतलब पानी आ गया था। मगर चंडीगढ़ में ऐसा क्यों नहीं होता? चंडीगढ़ में ऐसा क्या है कि मतलब हम लोग सोच सकते हैं कि चंडीगढ़ में ऐसा क्यों नहीं होता? तो मेरा जो ये आज का जो विषय है ये थोड़ा सा मतलब इसमें मैं कोशिश करूंगा कि भूकंप को, बाढ़ को और कुछ इस तरह की जो हमारे आसपास का जो पर्यावरण है या अ, जो पहाड़ हैं उसको सारे को एक तरह से मैं कोरिलेट, एक तरह से उनको जोड़ने की कोशिश करूंगा इस टॉपिक में। तो जब मैं ये क्वेश्चन या जब मैं ये प्रश्न कुछ विद्यार्थियों से पूछता हूं तो वो कहते हैं कि सर चंडीगढ़ में ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा है और इस वजह से भी यहाँ पे बाढ़ जो है वो नहीं आती है। कुछ स्टूडेंट्स, कुछ विद्यार्थी ये भी कहते हैं कि अ, यहाँ पे बारिश कम होती है। तो अपने अपने काफी सारे विचार हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप में से काफी जो आपकी काफी लोग जो हैं वो सुखना लेक घूमने गए होंगे। तो सुखना लेक में हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले हमें पानी दिखता है, लेक में पानी है, या तालाब में जो सुखना तालाब है उसमें पानी है और उसके सामने हमें छोटी छोटी पहाड़ियां दिखती हैं। जैसे कि हम इस तस्वीर में देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले तो ये, जिनको हम शिवालिक की पहाड़ियां बोलते हैं, तो पहले तो हमें ये पहाड़ियां दिखाई देती हैं और उनके पीछे कुछ ऊंचे पहाड़ दिखाई देते हैं जिनको हम सुबाथू, दक्षाई, कसौली की पहाड़ियां भी बोल सकते हैं। तो अब हमें तो बस मतलब अब हमें ये सोचना है कि चंडीगढ़ में ऐसा क्या है, कि ऐसी क्या यहाँ की जो भूगर्भ जो व्यवस्था है वो किस तरह से ऐसी बनी है कि यहाँ पे बाढ़ नहीं आती है। तो ये मैं भी कुछ समय से सोच रहा था। तो जो रूपरेखा है इस आज के विषय की वो ये है कि क्या भूकंप और जो स्थलाकृति मीन्स टोपोग्राफी के बीच में कोई संबंध है? क्या एचएफटी, जो एचएफटी का मतलब है हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, चंडीगढ़ के आसपास कहीं भी उजागर हुआ है? तो ये कुछ इस तरह से है। और कम समय में नदी के प्रभाव, माइग्रेशन पर उपस्थान उपस्थान उत्थान मीन्स अपलिफ्टमेंट का क्या प्रभाव है? तो इन सब चीजों के ऊपर थोड़ा सा आज का जो जो विषय है इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे।
तो सबसे पहले जो हिमालयन, जो यूरेशियन, इंडो यूरेशियन जो प्लेट है वो 4 से 6 सेंटीमीटर पर ईयर हर साल की दर से जो है यूरेशियन प्लेट के नीचे इसका सबडक्शन हो रहा है, और इसकी वजह से हिमालय की जो ये आर्क है ये बनी हुई है, और यही एक बहुत बड़ा कारण है कि हिमालय में बहुत सारे भूकंप आते हैं। ये जो मैप है ये आपको दिखा रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे भूकंप आए हैं, और ये मैग्नीट्यूड जो होता है वो एपी सेंटर, जहाँ पे भूकंप का पृथ्वी के ऊपर जो जहाँ पॉइंट होता है उसको हम एपी सेंटर बोलते हैं, उसका मैग्नीट्यूड बेसिकली हम देख रहे हैं। तो हिमालयाज में बहुत सारे भूकंप आते हैं, आप कांगड़ा देख पा रहे हैं, कांगड़ा में, शिमला, चंडीगढ़, तो इस तरह से बहुत सारे भूकंप आते हैं। तो ये बहुत ही एक एक्टिव जोन है। और हमारे चंडीगढ़ के पास देहरादून में 1905 में एक बहुत बड़ा भूकंप आया था, ऐसे ही काठमांडू, शिलोंग, आसाम में भी भूकंप आए हैं। तो अगर हम एक क्रॉस सेक्शन, मतलब अगर हम डेप्थ में देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जमीन के नीचे एक फॉल्ट है। फॉल्ट मतलब जहाँ पे दो रॉक्स आपस में एक दूसरे के ऊपर चढ़ रही होती है। तो यहाँ पे हिमालय में जितने भी फॉल्ट हैं, मैक्सिमम फॉल्ट जो है वो थ्रस्ट फॉल्ट हैं, और यहाँ पे एक HFT, मेन फ्रंटल फॉल्ट, MBT, MCT, ये काफी 3-4 फॉल्ट मेन फॉल्ट हैं। और जो HFT से लेकर काफी पीछे तक, 80 किलोमीटर के पीछे तक, वहां तक जो है फॉल्ट में कोई मूवमेंट नहीं है, तो उसको हम लॉक्ड जोन बोलते हैं। और उसके पीछे जहाँ पे साइस्मिक थोड़ा भूकंप आते रहते हैं, जो सर्कल से दिखाया गया है, वहां पे कुछ भूकंप आते हैं। और उसके उसके थोड़ा सा और पीछे चले जाएं तो वहां पे ए साइस्मिक, जिसके जहाँ पे मतलब प्लेट्स तो मूव करती हैं मगर भूकंप महसूस नहीं होते हैं। तो इस तरह से हिमालय का थोड़ा सा सब डिवीजन, या इसको डिवाइड किया गया है, या इसको बांटा गया है। तो जो चंडीगढ़ के आसपास, अब हम इस मैप में देख रहे हैं कि यहाँ पे चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ के साथ नाडा साहिब की तरफ एक रिवर है जिसको हम घग्गर रिवर बोलते हैं। और चंडीगढ़ के रोपड़ में सतलुज रिवर जो है वो सतलुज रिवर बहती है वहां से। और चंडीगढ़ के बिल्कुल अगर हम नॉर्थ की तरफ देखें तो यहाँ पे एक फॉल्ट है जिसको यहाँ पे ब्लैक लाइन से मार्क किया हुआ है, उसको हम हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट बोलते हैं। और जो ये आप येलो कलर में देख रहे हो या पीले कलर में देख रहे हैं, ये बेसिकली ये जो है ये अलूवियम है। तो बाकी रॉक्स हैं जैसे कि शिवालिक्स, धर्मशाला, सुबाथू। और जो आज का जो मैं आपको ये जो शोध का कार्य जो प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये प्रोफेसर विमल सिंह जी का किया हुआ काम है, और कुछ हमारा भी किया हुआ काम है, वो रेफरेंसेस मैं आपको बाद में दे दूँ। तो ये जो फिगर है, या ये जो चित्र है, इसमें हम ये देख रहे हैं कि वैली फ्लो टू वैली विड्थ रेशो जो है, यहाँ चंडीगढ़ आप देख पा रहे हैं, चंडीगढ़ के पीछे सुखना लेक है, यहाँ पे ये जो रेशो है ये काफी वेरी करती है। और जब ये नंबर जो है, अगर ये नंबर जैसे कि 0.07 या कुछ कम होता है, तो उस एरियाज में ज्यादा अपलिफ्टमेंट होता है। अब आप इस चित्र में ये भी देख सकते हैं कि पिंजौर दून जो कि चंडीगढ़ के पीछे है, अगर हम मान लीजिए सुखना लेक में खड़े हैं, तो सुखना लेक पे जब हम खड़े होते हैं तो हमें शिवालिक की आउटर मोस्ट ये पहाड़ियां दिखाई देती हैं वहां से। और इन्हीं पहाड़ियों में मसोल और टांडी एंटीक्लाइन्स, दो एंटीक्लाइन्स भी हैं जहाँ पे बहुत सारे फॉसिल्स भी मिलते हैं शिवालिक्स में। तो आप इसमें एक चीज देख सकते हैं कि जो नदियां पिंजौर दून में, जैसे किरपुर रिवर है, या बलदेव रिवर है, या कौशल्या रिवर तो घग्गर में आ जाती है, मगर बाकी जितनी भी रिवर्स हैं वो बेसिकली उनका जो पानी है वो चंडीगढ़ तक नहीं आ पाता, क्योंकि चंडीगढ़ तक ये पानी इसलिए नहीं आ पाता क्योंकि बीच में आप ये देख रहे हैं कि छोटी पहाड़ियां, जो हमने बिल्कुल शुरुआत में देखा था, जो शिवालिक्स हैं वो इन दोनों के बीच में आ जाती हैं। तो इसी वजह से पिंजौर दून का जो पानी है वो चंडीगढ़ तक नहीं आ पाता है। तो ये जो है, ये जो वैज्ञानिक हैं विमल सिंह, उन्होंने अपना शोध में उन्होंने ये बात बताई कि ये जो पानी है बेसिकली ये जो शिवालिक पहाड़ियां हैं, ये एक तरह से वाटर डिवाइड का काम करती हैं चंडीगढ़ और पिंजौर दून के बीच में। ये एक एसएल मैप है, एसएल मैप, और इसमें हमें ये पता चलता है जहाँ पे नदी के बहाव के अलोंग अगर हमें कुछ वहां पे एकदम से अब्रप्ट चेंज मिलता है, अगर उसकी एकदम से वहां पे या तो
ये कह लीजिए टेक्टोनिक अपलिफ्टमेंट की वजह से अगर कोई शार्प ग्रेडियंट आता है तो वहां पे हमें एसएल की वैल्यूज मिल सकती हैं, या फिर वहां पे लिथोलॉजी कुछ हार्ड रॉक हो तो उसकी वजह से मिल सकती है। तो इस मैप में आप साफ देख पा रहे हैं कि एक तो जो ये काली लाइन है, जो सॉलिड लाइन है, इसको एचएफटी, ये हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट है, और इसके पीछे जो डैश लाइन है वो दो एंटीक लाइंस है। एंटीक लाइन कैसे बनते हैं? जब हम किसी सतह को या परत को कंप्रेस करते हैं, उसको दबाते हैं, तो उसकी वजह से उसमें फोल्डिंग होती है। फोल्डिंग मतलब वो मतलब बेंड होके ऊपर को उठना शुरू हो जाती है। तो इसी वजह से यहाँ पे दो एंटी लाइन्स बने हुए हैं, जिसको एक को हम टांडी एंटी लाइन बोलते हैं और उसकी बैक साइड में एक मसोक एंटी लाइन। तो दो एंटी लाइन इन शिवालिक की हिल में हमें मिलते हैं, जो कि एक तरह से वाटर डिवाइड का ही काम करते हैं। और इसी एक चीज और ऑब्जर्वेशन में एक चीज और इस पेपर से समझ में आती है कि यहाँ पर जो सतलुज रिवर है और जितनी भी रिवर्स जो इन शिवालिक की पहाड़ियों से आती हैं, वो सारी की सारी रोपड़ की तरफ को मुड़ जाती हैं। और यहाँ पे बोला गया है कि हो सकता है नीचे जमीन के नीचे कोई फॉल्ट या कोई एक फॉल्ट जो है वो हो सकता है, क्योंकि जो सतलुज रिवर है वो भी मतलब आगे जाके वो एकदम से अचानक से बेंड हो जाती है जहां पे वन लिखा हुआ है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा और ध्यान से देखें तो जो सेगमेंट वन है, जो जिस इस फिगर में सेगमेंट वन जो है वो झनौरी एंटिक लाइन है, और सेगमेंट टू जो है वो चंडीगढ़ एंटिक लाइन है, जिसको हम आज डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर हम एक एलिवेशन मतलब कि अगर हम इसमें कोई एलिवेशन प्रोफाइल लेते हैं, जो अगर एक्स एक्सिस में देख रहे हैं हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, ये डिस्टेंस है किलोमीटर्स में, और ऊपर ये एलिवेशन है इन मीटर्स। तो सेगमेंट टू में हमें बहुत सारे विंड गैप्स मिलते हैं। विंड गैप का मतलब ये है कि यहाँ पर पहले जो कि नदियां पिंजौर से आती थी, वो शिवालिक, जब ये आप ऐसे सोचिए कि शिवालिक है ही नहीं यहाँ पे, तो ये नदियां जो पिंजौर से थी ये सीधा जो है चंडीगढ़ की तरफ को आती थी। तो उसी वजह से अब यहाँ पर ये जो विंड गैप हम देख रहे हैं, इन विंड गैप्स में अभी तो हवा बहती है, पहले इनमें पानी बहता था। तो ये एक बहुत बड़ा एक मतलब एक ऑब्जर्वेशन है, एक मतलब एक फैक्ट है जो इन पहाड़ियों में दिखता है कि इतने सारे यहाँ पे विंड गैप बने हुए हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पहले इन जब ये जो शिवालिक की पहाड़ियां थी, जब ये बन रही थी, जब ये ऊपर को उठ रही थी, तो उस टाइम उस समय ये नदियां यहाँ से बहती थी और वो काटती गई, मगर धीरे धीरे टेक्टोनिक्स जो है वो टेक्टोनिक का जो अपलिफ्टमेंट है वो ज्यादा हुआ, और नदियां जो हैं वो डाइवर्ट हो गई पिंजौर दून में, और उनका जो जो पानी था या तो वो घग्गर रिवर की तरफ चला गया या फिर वो सतलुज रिवर की तरफ चला गया। और इसी इसी फिगर में हमें ये भी दिख रहा है कि जो घग्गर रिवर है वो एक काफी ऊपर की एलिवेशन पे है और सतलुज रिवर काफी नीचे है। जैसे कि सतलुज रिवर हम देख सकते हैं इसमें कि 300 मीटर की एलिवेशन पर है, और जो घग्गर है वो थोड़ा सा ऊंचा है, मतलब वो 400 के आसपास 400 मीटर के आसपास उसकी ऊंचाई है। अब अब होता कैसे है कि होता ये है कि आप जैसे इस डायग्राम में देख रहे हैं कि जो ए डायग्राम है उसको हम बोलते हैं फॉल्ट बैंड फोल्ड। अब इसमें क्या होता है कि जब जो फॉल्ट है जनरली जिसको हम एक्टिव फॉल्ट बोलते हैं, एक्टिव फॉल्ट का मतलब ये होता है कि उसमें भूकंप पिछले 10,000 साल से 12,000 साल के बीच में भूकंप आए हैं या आने की संभावना भी है। तो अब हम इसमें जो ए फिगर है उसमें हम ये देख रहे हैं कि शिवालिक, मान लीजिए जैसे ये जो ए फिगर में हमने शिवालिक जो रॉक्स हैं उनको हॉरिजॉन्टली या उनको बिल्कुल हॉरिजॉन्टली बिछा दिया है। अब हम अगर उसको कंप्रेस करेंगे, अगर हम उसको दबाएंगे, तो फॉल्ट के अलोंग क्या होगा कि एक हिस्सा जो है रॉक का वो दूसरी रॉक के ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये बेसिकली इसमें क्या होता है कि इसमें आपका ये टोपोग्राफी भी बन रहा है। तो तीन तरह के फॉल्ट्स हैं, थोड़ा टेक्निकल है इसमें। एक फॉल्ट प्रोपेगेशन जो बी डायग्राम है उसको हम बोलते हैं फॉल्ट प्रोपेगेशन फोल्ड। अब इसमें क्या हो रहा है कि नीचे जो लाल एक लाइन देख रहे हैं सॉलिड आप, वो है फॉल्ट टिप। और जैसे और ये जो फॉल्ट हैं ये एकदम से ग्रो नहीं करते हैं, इसमें बहुत सारे भूकंप के झटके आते हैं। और जब बहुत सारे भूकंप के झटके आते हैं तो उसकी वजह से ये जो आप देख रहे हैं कि जो पहले फ्लैट एरिया था अब उसमें बीच में एक छोटा सा पहाड़ बन गया है, या छोटी सी शिवालिक हिल बन गई है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है। पहले ये एरिया फ्लैट था,
जो अगर हम मान लीजिए बहुत हज़ारों साल पहले अगर इस चीज़ को समझें, तो वहाँ पे अगर हम सुखना के पास खड़े होते, तो हमें वहाँ पे कोई छोटी हिल दिखती ही नहीं। वो छोटी हिल धीरे-धीरे इस फॉल्ट को जैसे-जैसे कंप्रेशन मिलता गया, वैसे ही ये ज़मीन यहाँ से नीचे से ऊपर आती गई। और एक हम चीज़ बोलते हैं ब्लाइंड थ्रस्ट फॉल्ट। ब्लाइंड थ्रस्ट फॉल्ट का मतलब ये है कि वो जो फॉल्ट है या जहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, वो अभी फॉल्ट जो है वो सरफेस पे या ज़मीन के ऊपर हमें कहीं दिख नहीं रहा है। तो उसको हम ब्लाइंड थ्रस्ट फॉल्ट बोल देते हैं, जो कि मतलब जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, और उसको अंडरस्टैंड करना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि मान लीजिए चंडीगढ़ के नीचे भी कोई ब्लाइंड थ्रस्ट फॉल्ट आ रहा हो, तो हो सकता है फिर चंडीगढ़ में के नीचे भी कोई भूकंप आए आने वाले टाइम में। तो उस हिसाब से ब्लाइंड थ्रस्ट फॉल्ट्स को भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये मैप है शिवालिक जो छोटी पहाड़ियाँ या जो हिल्स हैं उनका। तो इसमें क्रॉस सेक्शन में हमें एक तो चीज़ ये समझ में आ रही है कि यहाँ पे ये जो सॉलिड लाइन है ये एचएफटी हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट को दिखा रही है। और टेंडी एंटिक्लाइन जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे रॉक्स जो है फोल्डेड है। तो यहाँ पे पीछे उसके पीछे मसोल एंटिक्लाइन जहाँ पे बहुत सारे फॉसिल की भी साइट है, वो भी यहाँ पे ये सारी रॉक्स जो है नीचे से ऊपर आई हैं। और इसमें आप एक और फॉल्ट देख रहे हैं, उसको बोलते हैं सिरसा फॉल्ट। सिरसा फॉल्ट जो है वो बैक थ्रस्ट फॉल्ट है, क्योंकि उसकी डिप जो है टुवर्ड्स साउथ है। तो ये भी हमें यहाँ मिलता है। अब अगर हम इस चित्र को देखें तो पहले बहुत स्टार्टिंग में जो ए फिगर है उसमें कोई अब हम ये जो देख रहे हैं ये वो पहाड़ियां जो बड़ी पहाड़ियां जो हमें सुखना लेक से पीछे देखने से बड़ी पहाड़ियां जो शिवालिक के भी पीछे हैं वो दिखती हैं। अब इसमें अब हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अब मान लीजिए इस ए फिगर में चंडीगढ़ आगे है, तो सीधी जो नदियां हैं वो सीधा चंडीगढ़ तक बहती हुई आ रही हैं। उसके बाद यहाँ पिंजौर ट्रस्ट एक बीच में नीचे से फॉल्ट जमीन के नीचे से आया और उसने यहाँ पे अपलिफ्टमेंट शुरू कर दी। फिर आप सी फिगर में देख रहे हैं कि इनिशिएशन या शुरुआत होने ये जो छोटी छोटी जो इलिप्टिकल या सर्कुलर व्हाइट व्हाइट कलर्स में आप देख रहे हैं, ये शिवालिक की अपलिफ्टमेंट शुरू हो गई है यहाँ पे। और डी फिगर में हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे वो शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं वो जमीन के नीचे से ऊपर को आ रही हैं, क्योंकि नीचे जो है वो एचएफटी हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट जो है उसके अलोंग भूकंप आने शुरू हो गए हैं। और भूकंप आने की वजह से क्या हो रहा है कि जो रॉक्स हैं वो नीचे से ऊपर आनी शुरू हो गई हैं। तो अब इस केस में इसमें क्या हो रहा है कि जो पानी है वो डाइवर्ट हो रहा है। अब डी फिगर में और ये प्रोसेस शुरू हो गया, और क्लियर कट जब हम ई फिगर तक आए तो काफी हद तक यहाँ पे डेपोजिशन और ये काफी हद तक पानी को रोक पाने में सफल हुआ। और जो ई है वो आज की हम जो यहाँ पे जो टोपोग्राफी देख रहे हैं उसमें यही दिख रहा है कि चंडीगढ़ आप देख रहे हैं कि ये जो ब्लू ब्लू कलर में थोड़ा सा हाईलाइटेड है, सुखना लेक भी इसमें दिख रहा है। तो ये शिवालिक हिल्स हैं, और जो शिवालिक हिल्स हैं जो अभी बनी है उसका ही पानी सिर्फ चंडीगढ़ तक आता है। तो पिंजौर दून का पानी तो सारा डाइवर्ट हो गया है। तो एक तरह से अगर हम देखें तो ये जो आउटर शिवालिक हिल्स हैं इनका भी काफी बड़ा रोल है या काफी बड़ा योगदान है कि जो पिंजौर दून का जो इंटर माउंटेन वैली जिसे हम बोलते हैं उसका पानी यहाँ नहीं पहुंच रहा है, उसकी नदियों का पानी यहाँ नहीं आ रहा है। और वो एक वाटर डिवाइड की तरह काम कर रहा है, और जो पानी है वो या तो घग्गर रिवर में चला जाता है पिंजौर दून का, या फिर सतलुज में चला जाता है। इसी चीज को अब ये एक थोड़ा सा मॉडलिंग से दिखाया गया है इसमें, कि जैसे ये 1, 2, 3 नदियां थी पहले, वो आनी शुरू हुई पहले यहाँ पे मसोल एंटीक्लाइन बनना शुरू हुआ जो फर्स्ट फिगर में हम देख रहे हैं। और चंडीगढ़ यहाँ पे एक ब्लैक डॉट से शो दिखाया गया है। ऐसे ही फिर वो दोनों तरफ को अब जो जब ये जमीन ऊपर को आने शुरू होती है या पहाड़ियां बननी शुरू होती हैं, तो दोनों तरफ ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ ये प्रोपेगेट करता है, जिसको हम फॉल्ट प्रोपेगेशन भी बोलते हैं। जमीन से दोनों तरफ को ग्रो करता है, एक साथ ग्रो नहीं करता है, धीरे धीरे दोनों तरफ को ग्रो करता है। तो जैसे जैसे वो ईस्ट और वेस्ट को ग्रो कर रहा है, तो जितनी ज्यादा रिवर्स उसके रास्ते में आ रही हैं उन सबको वो डिफ्लेक्ट या उसको सबको डाइवर्ट करना शुरू कर दिया है। तो जैसे हम देख पा रहे हैं कि ई फिगर में मसोल एंटीक्लाइन पूरी तरह से बन चुका है और टांडी एंटीक्लाइन भी काफी हद तक बन चुका है। और एफ फिगर में तो पूरा दिख ही रहा है हमें कि पानी जो है सारा का सारा पानी जो पिंजौर दून का है, या तो वो घग्गर में जा रहा है या फिर वो सतलुज नदी में जा रहा है।
यही चीज़ इस ब्लॉक डायग्राम में भी यही चीज़ दिखाई गई है कि नदियाँ पहले सीधे से आती थी और फिर धीरे-धीरे यहाँ पे इनिशिएशन ये बनना शुरू हो गया और इसी पहाड़ियों की वजह से ये पानी जो है डिफ्लेक्ट हो गया है। और ये आज का जो ये टोपोग्राफी है वो ऐसे दिखती है चंडीगढ़ जो कि ये जयंता देवी की राव, ये जो नदी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसका जो है वाइड चैनल है और ये प्रूव ये उन्होंने अपने पेपरों में विमल सिंह जी ने पेपरों में दिखाया है कि ये नदी पीछे से आगे आती थी। अब आप में से काफ़ी सोच रहे होंगे कि हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट कहाँ दिखता है या कैसा दिखता है? तो उसके लिए हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट जो है वो चंडीगढ़ के बिल्कुल पास ही है, मनसा देवी के पास से ही निकलता है और सुखना लेक के बैक साइड में भी हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट ही है। अब ये मैं आपको ये गूगल अर्थ में ही आप देख सकते हैं, एक मैंने एलिवेशन प्रोफाइल लगाया है। इसमें आप देख सकते हैं कि रोपड़ का जो अप्रॉक्सिमेट एलिवेशन है वो 270 मीटर्स है और चंडीगढ़ का एलिवेशन है 330 मीटर। तो यहाँ पे 30 मीटर का एलिवेशन डिफरेंस है। तो क्लियर कट है कि चंडीगढ़ की जो आज की जो टोपोग्राफी है वो इस तरह से है कि यहाँ पे पानी ठहर ही नहीं सकता। या तो पानी रोपड़ की तरफ चला जाएगा या घग्गर की तरफ चला जाएगा। तो जो चंडीगढ़ को जो बनाने की जो प्लानिंग थी, मुझे नहीं पता उन्होंने हो सकता है उन्होंने ये सब चीजें देखी हों कि चंडीगढ़ जो है वो एक थोड़ा सा ऊंचा स्थान है। तो अब ये जो फॉल्ट है जिसको हम हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट कह रहे हैं जिसके जिसके फॉल्ट प्लेन के अलोंग मूवमेंट की वजह से जो ये पहाड़ियां शिवालिक की पहाड़ियां बनी हैं, क्या ये कहीं एक्सपोज्ड है ना? तो ये फॉल्ट जो है ये एक्सपोज्ड है। इसमें आप ये देख सकते हैं कि नीचे की जो रॉक है जिसको हम इंडो गैंगेटिक प्लेन बोलते हैं, ये खेत प्रणाली के एरिया में एक्सपोज्ड है और ऊपर का जो रॉक है वो पुराना रॉक है और नीचे का जो रॉक है वो चट्टान जो है वो अ, कम उम्र की है और ऊपर वाली ज्यादा उम्र की है। तो इसको हम बोलते हैं अपर शिवालिक जो है वो आईजीपी के ऊपर थ्रस्टिंग हो रहा है। तो ये क्लियर कट चंडीगढ़ से खेतरौली अप्रॉक्स 40 किलोमीटर का डिस्टेंस पे है। तो वहां पे ये जो नदी जो है नदी काट देती है जमीन के नीचे। तो वहां पर जब नदी काटती है तो उससे हमें जमीन के नीचे की जो परतें हैं वो दिख जाती हैं। तो ये बहुत बड़ा एक यहाँ पे एक आउटक्रॉप है जहाँ पे हमें क्लियर कट एचएफटी मिलता है और यहाँ पे एचएफटी फॉल्ट भी मिलता है और फॉल्ट के पीछे का जो एंटीक्लाइन जो जमीन धीरे धीरे ऊपर उठती है वो भी दिखता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आगे फॉल्ट है और पीछे की जो रॉक्स हैं वो फोल्ड हो गई हैं, बेंड हो गई हैं और उसकी वजह से वो धीरे धीरे ऊपर को उठ जाती हैं। जैसे कि इस चित्र में आप देख रहे हैं कि ये बीच वाली जो रॉक्स हैं मड स्टोन सैंडस्टोन ये ऊपर को उठ गए हैं क्योंकि कंप्रेशन भी हो रहा है और उसके आगे ही फॉल्ट भी। जैसे कि हमने अभी चंडीगढ़ जो शिवालिक हिल्स हैं इसके केस में अभी हमने देखा। यहाँ पे बहुत सारे डिफॉर्मेशन के स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, रॉक्स जो है काफी टूट जाती हैं क्योंकि यहाँ भूकंप की वजह से रॉक्स में बहुत क्रशिंग बहुत चूरा बन जाता है रॉक्स का। तो वो चीजें बहुत सारे सिग्नेचर्स यहाँ पे हमें मिलते हैं। यहाँ पे हमने एक और साइट ये ढूंढी है जहाँ पे जो शिवालिक रॉक्स हैं वो जो जो पुरानी रॉक्स हैं वो नवी रॉक्स के ऊपर थ्रस्टिंग हो रहा है, उनके ऊपर उसका कंप्रेशन हो रहा है। अब ये जो सारी चीजें हमने आपको बताई ये बहुत ही पुराने टाइम स्केल में थी। अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि क्या और भी ऐसी कोई जगह है जहाँ पे हम ये चीज विद इन ए स्केल ऑफ 40 ईयर्स और 50 ईयर्स में देख सकते हैं। तो ये भी हमने थोड़ा सा शोध किया है। ये कोट द्वारका ये गंगा के एरिया में हम आ गए हैं। यहाँ पे गंगा ये जो ब्लू कलर में आप देख रहे हैं गंगा रिवर फ्लो कर रही है यहाँ पे और ये कोट द्वारका एरिया है जो कि उत्तराखंड में है ये एरिया। तो यहाँ पर हमने एक चीज ये एनएफ जो आप देख रहे हैं ये नजीबाबाद फॉल्ट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारी नदियां जो है वो गंगा में आकर मिल रही हैं। जैसे कि मालिन रिवर जो बिल्कुल सेंटर में है। मालिन रिवर है, सुखाओ राव स्ट्रीम है और कोतवाली राव नदी है। तो अगर होगा क्या, अगर आप सोचिए अगर मान लीजिए जमीन को हम ऊपर उठाएंगे तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले जो नदियां हैं वो अपना रास्ता छोड़ेंगी। तो हमने यहाँ पे शोध किया और हमें यहाँ पे एक चीज मिली है कि हमें यहाँ पे पुराने जो 1970 से 1970 के जो उपग्रह से लिए हुए चित्र हैं वो मिल गए हमें और उसमें हमें क्लियर कर हमें बिल्कुल साफ साफ पता चल रहा है कि 40 साल के अंतराल में ही ये जो मालिन नदी है ये ईस्ट की तरफ इसने डाइवर्जन किया है, उस तरफ मुड़ गई है।
और हमें बहुत सारे संकेत मिले हैं यहाँ पे कि ये जो ज़मीन है, यहाँ पे जो थोड़ा-सा एरिया है, यहाँ पे कुछ ज़मीन से ऊपर आ रहा है और उसके ऊपर आने की वजह से ही नदी ने अपना रास्ता जो है, वो बदल दिया है। क्योंकि नदी जो है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब अ, उसका मतलब अगर थोड़ा-सा भी उसके रास्ते में कोई ऊँचा स्थान आता है, तो अपना रास्ता एकदम से बदल लेती है। तो ये हमें यहाँ पे ये मिला है। और ऐसी चीज़ पहले भी बिहारीगढ़, अब आप इस चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पे हरिद्वार है, हरिद्वार से गंगा रिवर फ्लो कर रही है और उसके एक तरफ जहाँ सर्कल लगाया हुआ है वो कोटद्वार का जो अपलिफ्टमेंट जिसकी बात मैं अभी कर रहा था, और दूसरा एक और जगह है यहाँ पे मोहंड के सामने, देहरादून के आगे एक मोहंड हिल है, उसके सामने इस जगह को कहते हैं बिहारीगढ़। यहाँ पर भी ऐसे ही रिवर, जहाँ पहले रिवर बहती थी, वो पूरी की पूरी जमीन जो है वो ऊपर उठ गई। अब अ, जो वैज्ञानिक हैं वो ये कहते हैं कि ये जो ज़मीन ऊपर उठ रही है, क्योंकि यहाँ पे जो काली, ये जो ब्लैक ब्लैक लाइन या काली जो लाइन डैश डैश लगाई गई है, कि यहाँ पे एक फॉल्ट है जिसको कि पीडमेंट फॉल्ट बोलते हैं, कि ये सब उस फॉल्ट की वजह से जो सब सरफेस है, या अभी उसको हम ब्लाइंड फॉल्ट बोल सकते हैं, उसके उसकी वजह से यहाँ पे जो कंप्रेशन हो रहा है या यहाँ पे रॉक जो दब रही हैं, उसकी वजह से ये अपलिफ्टमेंट हो रहा है और उसी कारण से ये नदियाँ जो है अपना रास्ता छोड़ रही हैं या अपना रास्ता थोड़ा-सा चेंज कर रही हैं। तो ये कुछ रेफरेंसेस हैं आपको जहाँ से मैंने ये जो है आज का जो प्रेजेंटेशन है ये बनाया है। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। बहुत-बहुत शुक्रिया महेश। ओके, थैंक यू सर। हाँ, कोई अगर कोई सवाल पूछना चाहता है, मोस्ट वेलकम। आप अपना अनम्यूट करके डॉक्टर महेश ठाकुर से पूछ सकते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेक्चर ही है, आप अपना, ये इंटरैक्टिव है, आप अपना सवाल भी पूछ सकते हैं अगर कोई से कुछ पूछना चाहता है। सर, आई हैव एन इंक्वायरी हाँ हाँ हाँ, कि अपना नाम बताओ। नाम बताओ। मेरा नाम अनुभव है। हाँ, अच्छा अनुभव। हाँ, अनुभव यस आईसीएफ सर। मोहाली से है। हाँ जी। हाँ हाँ हाँ, बोलो अनुभव। हाँ, तो दो चीजें हैं। पहली चीज, आपके पास कोई रेफरेंसेस है जिसमें रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट इस एरिया का, मतलब मोहन और टांडी एंटी क्लाइमेट के अराउंड जो रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट है उसके रिलेटेड थोड़ी डिटेल्स हों। और दूसरा ये कि बिफोर अपलिफ्टमेंट, जैसे कि जो मसोल वाली एंटीक्लाइन है वो जब अपलिफ्ट हो रही थी, तो उसके टाइम पे पेलियो चैनल्स कैसे रहे होंगे, तो उसको ट्रेस करने का या उसको जज करने का टेंटेटिवली क्या तरीका है, या फिर किसी ने ऐसा काम किया है या कुछ? हाँ, आपने जो पहला क्वेश्चन पूछा है कि जो यहाँ पे जो रिवर टेरिस, जब जब रिवर फ्लो करती है तो रिवर टेरिसेस बनाती है, तो पहले क्वेश्चन का आपके आंसर ये है कि जो रिवर टेरिसेस जो चंडीगढ़ एंटीक्लाइन पे हैं, उनको उनको डेट तो नहीं किया है अभी किसी ने। तो पहले क्वेश्चन का तो आंसर यही है कि अगर हम जो रिवर टेरिसेस चंडीगढ़ एंटीक्लाइन के ऊपर या टांडी या मस्तोल एंटीक्लाइन के पास हैं, अगर हम उनको डेट करते हैं, उन सैंपल्स को अगर हम डेट करते हैं, तभी हमें वहाँ का अपलिफ्ट रेट पता चलेगा। तो मेरे अनुभव में तो नहीं है कि अभी किसी ने इसको डेट किया है। और दूसरा जो आप पूछ रहे हैं, मॉर्फोमेट्रिक इंडिसेस होते हैं। मॉर्फोमेट्रिक इंडिसेस से हमें पता चलता है कि रिवर का जो वैली है, वैली फ्लोर है, या पहले कितना उसमें पानी फ्लो करता था, तो उस तरह की जो इंफॉर्मेशन है वो मॉर्फोमेट्रिक इंडिसेस से हम निकाल सकते हैं। जैसे कि विमल सिंह जो पेपर अगर आप पढ़ेंगे, विमल सिंह जी का पेपर पढ़ेंगे, तो उसमें भी ये चीजें काफी हद तक उन्होंने किया है, इसके ऊपर काफी काम किया है। और उन्होंने जो 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 विंड गैप्स हैं, जो रिवर्स फ्लो कर रही हैं इसके शिवालिक के ऊपर, उसकी जो विड्थ है, उसकी जो विड्थ ज्यादा है और उसका ड्रेनेज में भी पानी कम है, तो उसी से उनको ये पता चला कि ये इसका जो कैचमेंट एरिया है ये डिक्रीज कर गया रिवर का। और वो कैचमेंट एरिया पहले बहुत बड़ा होता था क्योंकि वो पीछे पिंजौर से कनेक्टेड था। ओके। हाँ जी। और सर एक और चीज कि जब लाइक जो मिसोल की जो एंटीक्लाइन है और
जो टांडी एंटीक्लाइन है उसके अपलिफ्टमेंट में कोई क्रोनोलॉजिकल गैप रहा होगा, मतलब जो मसोल है वो अपलिफ्ट होना पहले शुरू की गई एंड देन फिर उसके बाद जो टांडी एंटीक्लाइन है उसके अराउंड अपलिफ्टमेंट शुरू हुई। तो जो डिपॉजिट्स हमें मिलते हैं दोनों जगह पे, तो मतलब अपलिफ्टमेंट की क्रोनोलॉजी के बेसिस पे हम डिपॉजिट्स में भी ये हो सकता है कि जो डिपॉजिट्स है वो भी ओल्डर है, मतलब मसोल एंटीक्लाइन से टांडी एंटीक्लाइन के। हाँ, आपका प्रश्न तो मैं समझ गया हूँ। अगर 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 आप ये जो प्रेजेंटेशन है या पेपर्स में अगर आप देखेंगे तो जो विमल सिंह जी ने काम किया है उसके हिसाब से तो यही है कि जो उन्होंने कार्टून्स बनाए हैं उसमें तो यही उन्होंने शो किया है या दिखाया है कि मसोल एंटीक्लाइन जो है वो पहले ऊपर आया है या उसका फॉर्मेशन पहले हुआ है और उसके बाद टांडी एंटीक्लाइन बना है। ओके। मगर जैसे आप बोल रहे हैं ना कि क्रोनोलॉजिकली वो सैंपल या जो डेट्स हैं वो वेरी करनी चाहिए, क्योंकि जो पहले ऊपर आएगा उसके सैंपल्स की ओल्डर डेट आएगी और जो बाद में आएगा उसकी थोड़ी यंगर डेट्स आएंगी। ऐसा काम मेरे हिसाब से तो नहीं किया है किसी ने। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। और कोई पूछना चाहता है सवाल? ओके, फिर अगर कोई और सवाल नहीं है तो मैं सबकी तरफ से डॉक्टर महेश ठाकुर का धन्यवाद करना चाहूँगा और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों ने अपने समय निकाल के इस वेबिनार को अटेंड किया और बहुत बहुत शुक्रिया। और हम ये कोशिश करेंगे कि अगर भूगर्भ वाणी में कोई अगर सेमिनार वेबिनार देना चाहता है कभी भी आगे फ्यूचर में, तो आप हमें कांटेक्ट करिएगा, हम उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये बिल्कुल हिंदी में होगा, मातृभाषा में। तो आप अपने हिसाब से कोई भी टॉपिक में जो ऑफ कोर्स जियोलॉजी से रिलेटेड हो तो हम ज़रूर उसको एनकरेज करेंगे। सो फिर से मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और आप सबसे विदा लेता हूँ। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके।